Hello everyone, welcome to यूपीएससी IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने लोक अदालत के चैप्टर को अच्छे से डिटेल में फिनिश कर दिया था। इन केस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लक्ष्मीकांत का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 39 पंचायती राज के ऊपर। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा कि हम सबसे पहले बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो पंचायती राज है वो किस तरीके से इंडिया में उसका मतलब किस चीज़ के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ किस तरीके से पंचायती राज का इवोल्यूशन हुआ है थ्रू दी वेरियस कमिटीज़। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी को एंड उनकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी एंड JVK राव कमेटी। तो आज की वीडियो में हम मेनली इन 3 कमेटीज़ पे फोकस करेंगे एंड रेस्ट जो भी कमेटीज़ होंगी वो हम फर्दर वीडियोस में कवर अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो टर्म है पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाई करता है द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसका मेन मतलब होता है कि जो गवर्निंग अथॉरिटी जो होती है वो कैसी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। एंड जो कह सकते हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनके पास पावर होती है कि वहाँ पे जो सिस्टम है किस तरीके से चलाना है। यानी जो आपके लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एड्रेसिंग करने के लिए अपने जो खुद के जो कंसर्न्स हैं, जो भी लोकल अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की तो वहाँ पे आपको ब्लॉक समितीज़ मिलेंगी, पंचायत मिलेगी, जिला परिषद मिलेगी, जो वहाँ की जो लोकल गवर्नेंस है उनको हैंडल करने के लिए काम करती हैं। अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ में जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं वो आपको म्यूनसिपालिटीज़ देखने को मिलेगी, कॉरपोरेशंस हैं। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जो है पंचायती राज कर रहे हैं। जब हम म्यूनसिपालिटीज़ करेंगे तब हम वो चीज़ें वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। देन यहाँ पे बताया गया कि इट हैज़ बिन स्टैब्लिश इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। यानी ग्रास रूट लेवल जहाँ पे आपके लोग रहते हैं वहाँ पे कहीं उनके द्वारा जो है जो भी इस तरह से सिस्टम अगर बनेगा तो किस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको बिल्डअप करने में हेल्प मिलेगी। तो उससे मतलब इस तरीके से देखने को मिलेगा कि जो पंचायती राज है वो अगर आपको स्टैब्लिश करना है हर एक स्टेट में तो कौन किसके थ्रू किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है स्टेटेड पर्टिकुलरली एक्ट बनाएंगी एंड देन उस एक्ट के थ्रू जो है बेसिकली फॉर्म किया जाएगा। देन यहाँ पे बोला है इन द स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडिया फेडरल सिस्टम द आइटम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज गिवन टू द स्टेट। यानी कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करना है, क्या नॉमेनक्लेचर होगा, किस तरीके से कितना जो है कह सकते एरिया में कौन सी पंचायत बनेगी या फिर किस तरीके से वर्क होगा, हायरार्की क्या होगी, तो वो सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा स्टेट के अंडर है। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना लोकल गवर्नमेंट का वो स्टेट को दे दिया गया है। दस द 5th एंट्री ऑफ द स्टेट लिस्ट। यानी जब आप देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट होती है जहाँ पे उन स्टेट मैटर्स के ऊपर जो है स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। सेंटर लिस्ट होती है जहाँ पे सेंटर जो है बेसिकली लॉ बनाता है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो 5th एंट्री है कहाँ पे, स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कहीं ना कहीं डील करता है विद द लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है। देन यहाँ बोला गया है इट इज़ इंटरेस्टेड विद द रूरल गवर्नमेंट development. It was constitutionalized through the 73rd Constitution Amendment Act of 1992। यानी इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया। किस चीज़ के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू। यानी उससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली स्टेटस नहीं मिला था। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आप स्टेट के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मैंडेटरी नहीं कर। अब देखो स्टेट्स के ऊपर है कि वो कोई स्टेट होगा बनाएगा, कोई स्टेट नहीं बनाएगा। और क्योंकि इस तरीके से अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी हर एक स्टेट्स के अंदर कि कुछ स्टेट जो है लोकल गवर्नमेंट बना रही है कुछ नहीं बना रही, तो वो कहीं ना कहीं फिर सही नहीं रहेगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए। दैट्स वाई इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ऐड किया गया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं हर एक स्टेट को अब कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि उनको फॉर्म करना ही पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट्स को। देन हम देखते हैं किस तरीके से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था पंचायती राज का। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी की, जो कि देखने को मिलेगी जनवरी 1957 में बनी थी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट हुआ था 1952 में।
एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में टू सजेस्ट द मेजर फॉर देयर वर्किंग। मतलब बेसिकली ये जो कह सकते हैं जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे, जो सर्विस यहाँ पे बनाई गई थी, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं ये कमेटी को फॉर्म किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं उनके मेजर्स की किस तरीके से उनकी वर्किंग को और ज़्यादा बेटर कर सकें, उससे रिलेटेड कुछ मेजर सजेस्ट करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। एंड चेयरमैन जो है इस पर्टिकुलर कमेटी कौन थे? बलवंत राय जी मेहता। दैट्स वाई जो कमेटी का नाम है आपको देखने को मिलेगा चेयरमैन के ऊपर रखा गया है, बलवंत राय मेहता कमेटी। अभी जो कमेटी है उसने सबमिट करी अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में एंड रिकमेंड किया द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कहीं ना कहीं देखो सेंट्रलाइजेशन अगर रहेगा ना, यानी पावर अगर सेंटर पे रहेगी ना, तो वो कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल तक में किस तरीके से जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का, वो नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इस कमेटी ने रेफर किया, विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। द स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जो उन्होंने दी थी, सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है। यानी स्टेट के अंदर आपको 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाना है। एक आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगा, पंचायती समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होगा, और जिला परिषद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी अगर हम बात करें तो अगर हम हायरार्की यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? जिला परिषद, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट के नीचे आपको ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, ब्लॉक लेवल होता है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंचायती समिति बनाई जाएंगी, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा जो आपका विलेज लेवल है, ठीक है, वहाँ पे आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का जो 3 टायर सिस्टम है उन्होंने सजेस्ट किया था अपनी कह सकते हैं रिकमेंडेशंस में, कि आपको जो है स्टेट के अंदर इस तरीके से 3 टायर सिस्टम बनाना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जिला परिषद होना चाहिए, उसके नीचे जो ब्लॉक लेवल है वहाँ पे पंचायत समिति, और विलेज लेवल पे आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत। एंड दीज 3 टायर शुड बी ऑर्गेनिकली लिंक्ड थ्रू अ डिवाइस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यानी यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के। इनडायरेक्टली आप लोगों को, यानी वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो उनको इलेक्ट नहीं कर रहे, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है। सो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता सो दैट पढ़ाते समय आपको भी क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा, सबसे ऊपर है आपका डिस्ट्रिक्ट, नीचे ब्लॉक लेवल एंड देन विलेज, ओके। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा ज़िला परिषद है, उसके नीचे ब्लॉक में आपका पंचायत समिति, एंड विलेज लेवल पे आपका ग्राम पंचायत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि जो आपका विलेज पंचायत है, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत, वहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी बात की जा रही है कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। यानी जो विलेज में रहने वाले लोग जो है कहीं ना कहीं अपने जो पंच है उनको चुनेंगे, ठीक है। तो यानी विलेज लेवल पे क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जा रही है। बट जो पंचायती समिति और जिला परिषद है, ठीक है, इन दोनों में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कैसे, वो किस प्रोसेस के थ्रू आएंगे, कहीं ना कहीं वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो मेंबर्स यहाँ पे आएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। पर जो आपका विलेज लेवल है, सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत, वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। देन उन्होंने कहा था कि ऑल द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज़। यानी लोकल लेवल पे कुछ भी अगर प्लान करना हो, डेवलपमेंट करनी हो, तो उससे रिलेटेड जो भी कह सकते हैं काम है वो इन पर्टिकुलर बॉडीज़ को देना चाहिए, rather देन कि आप स्टेट गवर्नमेंट को। देखो स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो डायरेक्शंस दे सकती है, वो पॉलिसीज़ बना सकती है, बट ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से किसकी क्या ज़रूरतें हैं, लोग जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं उनको क्या डेवलपमेंट के नाम पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा उस चीज़ की नॉलेज हो सकती है, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठा हुआ एक पर्सन कहीं ना कहीं वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना वहाँ पे जो लोकल लेवल पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कुछ भी प्लानिंग है, कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो कहीं ना कहीं इन बॉडीज़ के थ्रू होनी चाहिए। कौन कैसे करेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपकी पंचायत समिति है यानी ब्लॉक लेवल पे,
वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब होता है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करे, इम्प्लीमेंट करे। और जो आपका ज़िला परिषद है वो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ऊपर आएगा, नहीं स्टेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ऊपर है। एंड डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा जो आपका ज़िला परिषद है वो कहीं ना कहीं एक सुपरवाइजरी का रोल प्ले कर रहा है। यानी किस तरीके से कुछ भी अगर प्लान्स वगैरह बना रहे हो वो सुपरवाइज करेगा, आपको एडवाइस देगा कि भाई ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। और मेन उस पर्टिकुलर प्लान को, उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा पंचायत समिति का काम होगा। और वो पंचायत समिति जो है आपको जो ग्राम पंचायत में जो पंच बैठे उनको फिर जो है कहीं ना कहीं प्रेशर करेगी कि भाई ये चीज़ें इंप्लीमेंट करो। तो इस तरह से एक तरह के हायरार्की जो है बेसिकली यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल एक सुपरवाइजरी की तरह काम कर रहा है, ब्लॉक पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम कर रहा है। देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो बेसिकली चेयरमैन होगा ज़िला परिषद का। यानी ज़िला परिषद जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा उस परिषद के जो चेयरमैन होंगे कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यानी कल को जब आप अपना जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, क्वालिफाई करने के बाद आप आईएएस बनते हो, देन आप जो है कहीं ना कहीं इस ज़िला परिषद के आप चेयरमैन भी बन सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे बोला गया है कि देयर शुड बी अ जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडी। यानी ये जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ को सेटअप करने की यहाँ पे बात की जा रही है इस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा, उन्होंने कहा है कि जो कमिटीज़ आप बना रहे हो ना तो इनको एक जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर भी दो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नाम के लिए इनको फॉर्म कर दिया है लोकल लेवल पे, बट कहीं ना कहीं जो पावर है अभी भी स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखी हुई है। क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही हम देख सकते हैं कि उनकी जो स्टेट लिस्ट है वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे आपको मेंशन देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है प्रेशर है कि भाई आपको इसको फॉर्म करना है। अब जब वो फॉर्म कर रहे हैं ऐसा नहीं नाम के लिए आपको फॉर्म करना है, आपको जेन्युइनली जो है पावर भी देनी पड़ेगी उन्हें। बिकॉज बिना पावर के ये जो पर्टिकुलर बॉडीज़ है वो कुछ काम की नहीं रह जाएंगी। अगर आप इनको पावर ही नहीं दोगे कि किस तरीके से इनको जो है प्लान्स वगैरह बनाने हैं, लोकल एरिया में अगर मान लो कुछ भी डेवलपमेंट करनी है कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, वो पावर ही नहीं दोगे तो ये जो कहीं ना कहीं जो बॉडीज़ है फिर कुछ काम की रह नहीं जाएगी। तो जेन्युइन तरीके से जो पावर का ट्रांसफ़र होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो आपको इन डेमोक्रेटिक बॉडीज़ को ट्रांसफ़र करना है। Then adequate resources should be transferred to these bodies to enable them to discharge their function, fulfill their responsibility। अब मेन चीज़ ये है कि जो भी वो काम करेंगी, जो भी उनका फंक्शंस होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, कब कर पाएंगे जब उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे। अब रिसोर्सेज का यहाँ पे मेन मकसद क्या होता है, पैसा चाहिए। देखो कुछ भी काम अगर करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास सोर्स ऑफ मनी होना चाहिए, उनके पास फंड्स अच्छे होने चाहिए, उनके पास कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल रहेंगे तभी तो ये काम कर पाएंगी। बिना पैसों के तो वो कुछ भी चीज़ ना ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगी, ना ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्वेट रिसोर्सेज भी उनके पास प्रेजेंट हो। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अ सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर। एंड देन उन्होंने फिर उस टाइम पे, क्योंकि देखो 1957 की बात है जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें इनकी रिकमेंडेशन तो उन्होंने कहा इस तरीके का सिस्टम हमें इवॉल्व करना पड़ेगा और फर्दर डिवोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर अथॉरिटी पे जो भी पावर्स है फिर इन फ्यूचर देखा जाएगा किस तरीके से दिया जाता है। बट ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बताई। एंड दीज रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी वर एक्सेप्टेड बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्योंकि देखो उस समय जो है आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग टाइप का नहीं था, वो तो अभी फॉर्म हुआ है, तो उस समय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी। तो उनके द्वारा जो ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस है उनको एक्सेप्ट किया गया जनवरी 1958 में। एंड द काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सिंगल रिजिड पैटर्न एंड लेफ्ट इट टू द स्टेट टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न सुटेबल टू लोकल कंडीशंस। यानी ये आपको देखने को मिलेगा कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उन्होंने भले ही इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है, बट काउंसिल ने ये चीज़ भी कहीं ना कहीं समझी है कि जो रिजिड पैटर्न है, देखो अभी हम क्या करें एक रिजिड पैटर्न बना दें और स्टेट को दे दें तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी डिफ़िकल्टीज आएंगी उनको इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस चीज़ को ध्यान रखा है कि हमें कोई भी रिजिड पैटर्न, एक सिंगल रिजिड पैटर्न बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें स्टेट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि वो अपनी लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखकर अपना खुद का पैटर्न बनाए कि भाई आपको अपने एरिया में किस तरीके से कौन कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, लोकल लेवल में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, उसका इलेक्शंस किस तरह से होना चाहिए, फिर पंचायती समिति है, फिर ज़िला परिषद है, वो कैसा कैसा होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है ताकि वो अपनी लोकल कंडीशंस को ध्यान में रख के वो अपना खुद का पैटर्न जो है डेवलप करें। बट द बेसिक प्रिंसिपल्स जो होंगे, जो ब्रॉड फंडामेंटल्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा कुछ पर्टिकुलर स्टेट जो है
कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में ज़िला परिषद है उनको ज़्यादा पावर दे रहे हैं, और जो मेन जो आपके जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा जहाँ पे अब अभी देखने को मिलेगी फॉर्म होगी, तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और कुछ स्टेट जो है बेसिकली पंचायत समिति को पावर दे रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से जो प्रिंसिपल्स हैं ना और जो फंडामेंटल्स है वो कहीं ना कहीं सेम रहने चाहिए, आइडेंटिकल रहने चाहिए। बाकी जो भी लेआउट वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड की गई थी, सॉरी बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया था। एंड देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान है पहला स्टेट बना जिसने अपना पंचायती राज जो है बेसिकली स्टैब्लिश किया था। एंड द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर 1959 को इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड राजस्थान को देखने को मिलेगा कि उसके बाद राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश में भी वे बनाया गया है, जहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया था पंचायती राज को 1959 में। एंड देयर आफ्टर मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था इस पर्टिकुलर सिस्टम को। तो ये फैक्ट्स जो है बेसिकली वन लाइनर पूछे जा सकते हैं कि पहला कौन सा स्टेट था, तो याद रखना राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, एंड फिर बाकी जो स्टेट्स थे उन्होंने किया था। दो मोस्ट ऑफ द स्टेट क्रिएटेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय मिड 1960s तक आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अपने अपने यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बना दिए थे। देयर वर डिफरेंसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ टायर्स। अब देखो नंबर ऑफ टायर्स अगेन वही बात की जा रही है कि आपका सबसे पहले ऊपर जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नीचे आपका ग्राम पंचायत है। तो ये जो कह सकते हैं जो नंबर ऑफ टायर्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे थे। रिलेटिव पोजिशन ऑफ समिति एंड परिषद एंड देयर टेन्योर, कंपोजिशन, फंक्शन, फाइनेंशियल एंड सो ऑन, मतलब ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे थे। मतलब कुछ स्टेट होगा जिसने 3 टायर की जगह 2 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया है। एंड किस तरीके से जो है टेन्योर रहने वाला है, वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे उनका कंपोजिशन क्या होगा, किस तरह के फंक्शन करेंगे, फाइनेंसेस किस तरीके से वो जो है उनके पास पावर रहने वाले। तो ये सब चीज़ें आपको जो है कहीं ना कहीं स्टेट टू स्टेट वेरी करती हुई नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करें तो उन्होंने अडॉप्ट किया था 3 टायर सिस्टम को, वाइल अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो उन्होंने 2 टायर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो उन्होंने 4 टायर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा काउंसिल ने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम कोई सिंगल रिजिड पैटर्न आपको नहीं दे रहे हैं, स्टेट्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से जो है आप वो बनाओ। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर एक स्टेट ने फिर अपने अकॉर्डिंग जो है लोकल कंडीशंस को ध्यान में रख के जो है काम किया। फर्दर इन द राजस्थान आंध्र प्रदेश पैटर्न पंचायत समिति वॉज पावरफुल। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे जो पंचायत समिति है, यानी जो आपका ब्लॉक लेवल पे जो आपको देखने को मिलेगा वो ज़्यादा पावरफुल थी, एज द ब्लॉक वॉज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। जबकि हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात की, कि उनके यहाँ जो पैटर्न किया गया था तो जिला परिषद को ज़्यादा पावर दे रखी थी, एज अ डिस्ट्रिक्ट वॉज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यानी राजस्थान आंध्र प्रदेश में जो आपका पंचायत समिति है वो उसको एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट माना गया था, ना कि देखने को मिले ग्राम पंचायत को। ठीक है, बट महाराष्ट्र ने क्या किया, महाराष्ट्र गुजरात का पैटर्न इस तरीके से था कि इन्होंने जो आपका जिला परिषद है यानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट माना है। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कितनी वेराइटीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, और मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि जो आपका ग्राम पंचायत है, जो लोकल लेवल पे जो आपको विलेज लेवल पे देखने को मिलेगा, उनके पास कुछ पावर थी नहीं। सम स्टेट ऑल्सो स्टैब्लिश न्याय पंचायत, कुछ स्टेट न्याय पंचायत भी जो है स्टैब्लिश की, जिसको हम जुडिशल पंचायत कहते हैं, टू पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो जुडिशल पंचायत होगा, न्याय पंचायत होगा, उसके पास ऐसे सिविल और क्रिमिनल केसेस आएंगे जो बहुत ही छोटी लेवल के होंगे, ज़्यादा मतलब सीवियर केसेस ना हो। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलेगा आपको कि बहुत सारी फर्दर कमिटीज़ बनाई गई थी। बात करें 1960 में कमेटी ऑन रैशनलाइजेशन पंचायत स्टैटिस्टिक्स, जो कि वी.आर. राव के चेयरमैन थे वहाँ पे। 1961 में वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव्स, जिसके चेयरमैन आपको एस डी मिश्रा देखने को मिलेंगे। 1961 में स्टडी टीम बनाएगी पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इसके चेयरमैन थे वी ईश्वरन। एंड 1962 में स्टडी टीम बनाई गई न्याय पंचायत के ऊपर, जिसके चेयरमैन थे आपके जी.आर. गोपाल, राजगोपाल। एंड 1963 में स्टडी टीम बनाई गई ऑन द पोजीशन ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायती राज मूवमेंट, जिसके चेयरमैन थे आपके आर दिवाकर। एंड 1963 में अगेन आपको देखने को मिलेगा स्टडी ग्रुप बनाया गया बजटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब अगेन ये जो कमिटीज़ है या फिर स्टडी टीम है क्या देख रही है, ये टाइम टू टाइम में आपको देखने को मिलेगा स्टडी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखो एकदम से पावर दी गई लोकल गवर्नमेंट को तो किस तरीके से वो काम करेगी। तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कमिटीज़ जो है फॉर्म करके अपना
यहाँ पे कह सकते हैं रिकमेंडेशंस देने की कोशिश कर रही हैं। तो अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1963 में जो बेसिकली स्टडी हुई है बजटिंग के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर, किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो ये कौन थे इसके चेयरमैन? एम रामाकृष्णया। 1963 की बात करें तो स्टडी टीम पंचायती राज फाइनेंसेस जो कि कौन थे इसके चेयरमैन? के संथनम। एंड 1965 में कमेटी ऑन पंचायती राज इलेक्शंस के ऊपर उसके चेयरमैन के संथनम थे। 1965 में स्टडी टीम बनाई गई ऑडिट एंड अकाउंट पंचायती राज बॉडी जिसके चेयरमैन थे आर के खन्ना। 1966 में कमेटी बनी पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जिसके चेयरमैन थे आपके जी रामचंद्रन। और 1969 में स्टडी टीम बनी है ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंसी एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लैंड रिफॉर्म्स में एंड यहाँ के चेयरमैन थे आपके वी रामनाथन। 1972 में वर्किंग ग्रुप बनाया गया फॉर्मुलेशन ऑफ 5th 5-year प्लान ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जिसके चेयरमैन थे एन रामकृष्णया। 1976 में कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट पंचायती राज बनाया गया जिसके चेयरमैन थे श्रीमती दया चौबे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका 19 देखो यहाँ पे आपका कवर कर दिया 1976 तक, ठीक है। उसके बाद जो आपको मेजर कमेटी देखने को मिलेगी वो बनी थी आपकी अशोक मेहता कमेटी दिसंबर 1977 में। तो ये जो कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी देखने को मिलेगा कि जनता गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था उस समय इस कमेटी को ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता इसके चेयरमैन थे। एंड ये कमेटी बेसिकली दिसंबर 1977 में फॉर्म हुई थी एंड अगस्त 1978 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग सबमिट की थी। एंड उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखने को मिलेगा 132 रिकमेंडेशंस दी गई थी कि किस तरीके से हमें रिवाइव करना पड़ेगा। देखो पंचायती राज सिस्टम तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा अराउंड 1960s तक हर एक स्टेट में बन गया था, बट किस तरीके से उसको फर्दर रिवाइव करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, किसको द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री, यानी बन तो गया था बट वो जो सिस्टम है कहीं ना कहीं उतना पावरफुल नहीं था। तो उसको फर्दर रिवाइव करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इस पर्टिकुलर कमेटी को बोला गया था कि आप मेनली रिकमेंडेशंस दीजिए कि कैसे हम फर्दर इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ बोली द 3-tier सिस्टम पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब 2-tier सिस्टम में जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि सिंपली हमें क्या रखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद हो एंड बिलो उसके नीचे मंडल पंचायत होनी चाहिए जो कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 से लेकर 20,000, यानी ऐसे गाँव जहाँ पे लोग जो वहाँ पे रहते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 15,000 से लेके 20,000 हो, तो ऐसे गाँव का हमें ग्रुप्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो एक गांव है जहाँ की पॉपुलेशन है 15,000 है, दूसरा कोई गांव है उसकी पॉपुलेशन मान लो 16-17 हज़ार है, दूसरा गांव है उसका 15-20 हज़ार है। तो मतलब मेन जो रेंज होना चाहिए 15,000 से 20,000 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेस में आपको एक मंडल पंचायत बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक विलेज में ना सही एक ग्रुप बना दो विलेजेस का, वहाँ पे एक मंडल पंचायत होगा। तो इस तरीके से 2 टायर की तरह यहाँ पे काम चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका ज़िला परिषद है एंड इस तरीके से आपका एक मंडल पंचायत होगा विलेजेस पे। एंड जो डिस्ट्रिक्ट होगा शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल, यानी स्टेट के नीचे आपको देखने को मिलेगा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बेसिकली फर्स्ट पॉइंट बोला गया है डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। एंड ज़िला परिषद शुड बी आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी होना चाहिए एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ज़िला परिषद काम कर रही है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगी, यानी कि वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी और वो रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग करने के लिए इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल द लेवल्स ऑफ पंचायत इलेक्शंस, ठीक है। तो यानी जब भी हम बात करते हैं पंचायत इलेक्शंस की तो जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर एक लेवल की जो पंचायत इलेक्शंस है उसमें। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जो इलेक्शंस हो रहे हैं आपका जिला परिषद में, या फिर हम कह सकते हैं जो यहाँ पे बात की गई है मंडल पंचायत में, तो यहाँ पे जो भी इलेक्शंस होंगे वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे खड़ा कर सकती हैं पर्टिकुलर इलेक्शंस में, ये बात यहाँ पे की गई है।
देन यहाँ पे बोला गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड हैव कंपलसरी पावर होनी चाहिए उनके पास टैक्सेशन की टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। बिकॉज हो क्या रहा था इससे पहले कि कहीं ना कहीं जो आपकी पंचायत है वो डिपेंडेंट थी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको पैसा देगी, और जब उनके पास पैसा आएगा तब वो कहीं ना कहीं उन पैसों को यूज़ करके फर्दर डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। बट ये चीज़ अगर हम देखने को मिलेगा, अगर जो आपकी पंचायत है वो इस तरीके से डिपेंडेंट रहेगी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उतना एफिशिएंसी जो है नहीं आ पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके अंडर कुछ ऐसी पावर्स होनी चाहिए कि जिस पावर को वो यूज़ करके जो है टैक्स लगा सके उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता, देखो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाती है, बट कुछ मैटर्स जो है आप जो है निकाल के पंचायत को दे दो, ताकि वो पंचायत भी जो है उन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही, तो वो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे ऊपर कह सकते हैं जो विलेजेस है वहाँ पे जो टैक्स लगाने की पावर है उन पर्टिकुलर मैटर्स के ऊपर वो पंचायती के पास रहेगी, तो वहाँ से उन्हें खुद का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी किस तरीके से उनको वहाँ पे टैक्सेशन के थ्रू जो रेवेन्यू मिल सकता है, और उस पैसों को फिर फर्दर वो यूज़ कर सकते हैं कुछ भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे उस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया है। तो अगेन मतलब ये सब चीज़ें देखो, मेन क्या था, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम है ना, ये कहीं ना कहीं इनको मिल नहीं रहा था। दैट्स वाई कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ना वो डिक्लाइन कर रहे थे। तो उन्होंने ये पॉइंट जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेंशन किया गया था इस कमेटी के द्वारा, कि आप अगर उनको खुद से जो है उनकी पावर दे दोगे ना टैक्स लगाने की, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो खुद से जो है मोबिलाइज कर पाएंगे। एंड बोला गया था कि देयर शुड बी अ रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी। यानी देखो सोशल ऑडिट की अब क्यों ज़रूरत है, देखो पैसा देखो अब आप भले ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है या फिर टैक्सेशन के थ्रू जो आप वो कलेक्ट कर पाएंगे, तो वो पैसा अगर सही जगह पे वो यूज़ हो रहा है ना तो ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी पंचायत के पास देखो पैसा चलेगा और उन्हें जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए था वहाँ यूज़ ना करके किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल ऑडिट वहाँ पे हो, ऑडिटिंग हो उन पैसों का कि कहाँ पे वो पैसा खर्च किया गया है, कितना पैसा किस पर्टिकुलर स्कीम के लिए खर्च किया गया है, किस डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ पैसा कर लगाया गया है। तो उस चीज़ का ऑडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है। और वो रेगुलर सोशल ऑडिट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक एजेंसी आएगी जो उसका काम करेगी, ऑडिटिंग का काम करेगी। एंड बाय अ कमिटी ऑफ लेजिस्लेटर टू चेक वेदर द फंड्स अलॉटेड टू द वल्नरेबल सोशल एंड इकोनॉमिकल ग्रुप्स आर एक्चुअली स्पेंट ऑन देम, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी कर सकती है सोशल ऑडिट, या फिर कोई एक कमेटी करेगी जिसको आपका जो स्टेट लेजिस्लेटर्स है वो बना रहे होंगे। तो मेन चीज़ क्या है, ऑडिटिंग जो भी कर रहा है उनका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम चेक करें कि जो भी फंड्स अलॉट किए गए थे किस चीज़ के लिए, कि जो भी वल्नरेबल सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनके लिए, कि भाई ये जो पैसा है जो इन गरीबों के ऊपर खर्च होना चाहिए वो एक्चुअली उन पर स्पेंड हुआ है या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए कहीं ना कहीं इन कमिटीज़ को, इन एजेंसीज़ को बनाया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट सुपरसीड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। यानी उन्हें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जो भी आपके पंच वगैरह होंगे उनका, और अगर मान लो कोई एमएलए है यानी स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर जो भी आपके एमएलएज होते हैं, अगर उनके बीच में कोई टसल वगैरह हो गई है कि मतलब पंचायत अगर कुछ बोल रही है, स्टेट का जो आपका एमएलए है वो कुछ और बोल रहा है, तो कई बार जो है इस तरीके से टसल हो जाती है उनके बीच में। तो उस केस में अगर इस तरीके से आपके रिलेशन मान लो अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप जो है सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट सुपरसीड नहीं कर सकती पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उस केस में अगर आपको उसको सुपरसीड करना पड़ रहा है तो इलेक्शंस आपको करवाने पड़ेंगे विद इन 6 मंथ के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने भाई पंचायती राज सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं सुपरसीड कर दिया, अब वहाँ पे कोई जो है कुछ फर्दर कुछ इलेक्शन ही नहीं करवा रहे हो आप, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, कोई वहाँ पे बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेजेंट नहीं है, या फिर जो भी इनडायरेक्ट के थ्रू अगर आप करवा रहे हो, तो वो चीज़ें अगर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं अगेन आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 6 महीने का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडी फॉर द डेवलपमेंट पंचायत। देखो न्याय पंचायत का काम देखो अलग रखना है, और जो डेवलपमेंट करने वाली जो पंचायत होगी जिनका काम है प्रॉपर पॉलिसीज़ को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, तो उनको आपको सेपरेट करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही पंचायत को जो है डेवलपमेंट का काम भी दे रहे हो प्लस जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी दे रहे हो, तो वो सही नहीं होगा। तो दैट्स वाई उनको सेपरेट करने की बात बोली गई है। और जो न्याय पंचायत होगा जो बेसिकली छोटे मोटे सिविल केसेस हो गए, क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे हैं, उनको प्रिजाइड करने के लिए क्वालिफाइड जज को यहाँ पे अपॉइंट करने की बात की गई है। Then chief electoral officer of a state in consultation with the chief election commissioner should organize and conduct the पंचायती राज इलेक्शंस, ठीक है। अब देखो इलेक्शंस करने के लिए उन्होंने बोला है
किस तरीके से आपका जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होना चाहिए स्टेट में, वो कहीं ना कहीं कंडक्ट करेगा पंचायती राज इलेक्शन को इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेगा आपका सेंटर और जो स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाता है, तो ऑब्वियसली उनसे कंसल्ट करके कि भाई किस तरीके से किस पैटर्न पे इलेक्शन करना है, कब करना है, तो उनसे कंसल्ट करके एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है अपॉइंट करना है एंड वो पंचायती राज के जो भी इलेक्शंस होंगे वो कंडक्ट करवाएंगे। Then her development functions should be transferred to the जिला परिषद and all development staff should work under its control and supervision। यानी कि जो भी डेवलपमेंट फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपको जिला परिषद को दे देनी चाहिए, ये चीज़ बोली गई। यानी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी काम होंगे डेवलपमेंट के किए जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी डेवलपमेंट के फंक्शंस है वो किसको ट्रांसफ़र करना है, ज़िला परिषद को यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल को। एंड जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टाफ होगा वो उनके अंडर में वर्क करेगा, उनके जो भी सुपरविजन में कह लो, उनके कंट्रोल के अंदर जो है काम करेगा। द वॉलंटरी एजेंसी शुड पे एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर द पीपल फॉर पंचायती राज। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, देखो लोगों का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे पंचायती राज के लिए कि किस तरीके से पंचायती राज बननी चाहिए, देखो इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन में लोग ही जो है वोट डालेंगे, तो लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसके लिए वॉलंटरी एजेंसीज बनाई गई हैं जो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी कि लोगों को उसके बारे में अवेयर करें और बताएं कि किस तरीके से जो है उनका सपोर्ट हमारे पंचायती राज के सिस्टम को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बोला गया मिनिस्टर फॉर पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इन अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो भी मिनिस्टर होगा पंचायती राज का उसको अपॉइंट करना है आपको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी आपको जानते हो किस तरीके से आपका स्टेट में पहला तो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वो कहीं ना कहीं उनको रन करते हैं। तो उसी के अंडर यानी उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर बात की जा रही है कि एक मिनिस्ट्री बनाइए या फिर कह सकते हैं एक मिनिस्टर बनाइए जो बेसिकली पंचायती राज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। एंड उस मिनिस्टर का काम क्या होगा कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो भी अफेयर्स हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट करवाना है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इंश्योर करेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर एक मिनिस्टर रहेगा ना आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो वो कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो भी काम वाम हैं और जो भी कह सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रेक्टिफाई करना, उन ग्रीवांसेस को सुनना, उस पर कमिटीज़ बिठाना और फर्दर उसको रिवाइव करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा उस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला गया है सीट्स फॉर SCs एंड ST शुड बी रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर SC ST की जो भी पॉपुलेशन है उसके बिहाफ में आपको कहीं ना कहीं उस हिसाब से उस रेशो के हिसाब से जो है आपको सीट्स अलॉट करनी है SC STs के लिए, रिजर्व करनी है बेसिकली। ठीक है, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके। एंड मेन इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन यहाँ पे ये बोली गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि 1960s तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो सिस्टम था कहीं ना कहीं हर एक स्टेट ने इम्प्लीमेंट तो किया, बट कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं ना कि वो जो फर्दर जो आपको रिवाइव करना है ना वो तभी हो पाएगा जब आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दोगे। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन देने का अगेन मतलब वही निकलता है कि आप उनको ऑब्लिगेटरी करो स्टेट को, यानी स्टेट अब उसको एक पर्टिकुलर, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है ना, अगर स्टेट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है सेंटर के द्वारा, क्योंकि सेंटर का आपको देखने को मिलेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप करेगा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई हमें इन इंस्टीट्यूशंस को बनाना तो है ही, बट साथ साथ एक प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो भी इंश्योर करनी है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन दो एंड दिस वुड गिव देम द रिक्विसाइड स्टेटस, सेंटिटी एंड द स्टेचर ऑफ एन एश्योरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शनिंग, जो है मतलब किस तरीके से वो फर्दर डिक्लाइन ना जाए, कॉन्टिन्यूस जो है फंक्शनिंग उनके चलती रहे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो पाएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन उसको दोगे। एंड देखने को मिलेगा कि ड्यू टू कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म नो एक्शन शुड बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी एट द सेंट्रल लेवल। हाउएवर दी स्टेट ऑफ कर्नाटका, मतलब 3 states ऑफ कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश took steps to revitalize the पंचायती राज keeping the view some of the recommendations of अशोक मेहता कमेटी, यानी कि जो अशोक मेहता कमेटी थी जिसको बनाया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी अराउंड 1978 के अकॉर्डिंग अराउंड उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट की थी, तो उस टाइम पे देखने को मिलेगा कि जनता गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर गई थी
यानी अपना जो समय है, यानी 5 साल का जो हर एक गवर्नमेंट का समय होता है, उससे पहले ही वो गवर्नमेंट जो है कोलैप्स कर गई, क्योंकि उसी गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, तो फर्दर कोई कमेटी पे एक्शन नहीं लिया। क्योंकि देखो, जो भी फर्दर यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट बन के आएगी, तो वो अपनी खुद की कमेटी निकालेगी, है ना, वो अपनी कमेटी बनाएगी। तो यानी जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, अशोक मेहता कमेटी, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उनकी रिकमेंडेशंस में सेंट्रल लेवल पे देखो कोई एक्शन नहीं लिया। बट क्योंकि उनकी कमेटीज़ की जो रिकमेंडेशंस थी, कुछ कुछ स्टेट को पसंद आई, तो उसमें से देखने को मिलेगा कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। उन्होंने कहीं ना कहीं जो अशोक मेहता की कमेटी है, उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को फॉलो करके अपने यहाँ पे जो पंचायती राज है उनको फर्दर मतलब रिवाइटलाइज किया, फर्दर स्ट्रेंथन किया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये सिंपली इवोल्यूशन चल रहा है, आप कंफ्यूज मत होना। ये जो हमने यहाँ पे बात की गई थी किस तरीके से 1992 में इसको जाके जो है फर्दर एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है मिल जाएगा। बट अभी क्योंकि ये बात चल रही थी आपके अशोक मेहता के 1977 में, तो अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दिया गया था। उसके बाद जो भी कमेटीज़ आएगी वो अगेन जो है डिफरेंट रिकमेंडेशन देखो देती जाएगी, और सभी कमेटीज़ का आपको देखने को मिलेगा एक चीज़ जो है फिक्स होगी, वो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। यानी इतनी सारी जो कमेटीज़ बनी है ना, सब बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है कि पंचायती राज सिस्टम को इवॉल्व करना है, उसको फर्दर जो है स्ट्रेंथन करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस उसका प्रोवाइड करो। सो आपको देखने को मिलेगा इतनी सारी कमेटीज़ फॉर एक ही चीज़ रिकमेंड कर रही है, बट उस टाइम पे गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी। बट फाइनली जो है आपको देखने को मिलेगा 1992 में जाके इसको सीरियसली लिया गया, एंड फिर जाके जो है इसको फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड किया गया था 1992 में। अब कौन सी गवर्नमेंट ने किया वो भी हम देखेंगे फर्दर जब भी हम कमिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सो दैट वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।